रात के 9 बज रहे हैं भैया, है ना? 12 भी बज जाएंगे थोड़ी देर में। आज फिजिक्स का सेशन लेकर के आया हूँ। हाल ही में सब एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम है, तो जो भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चंस तो देख ही लें यार, मजबूत हो जाए कहीं ना कहीं से। कहने को ये 100 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको पता है एक क्वेश्चन से 2 या 3 सवालें और निकल जाती हैं। तो आप ये 300 900 क्वेश्चन की समझिए सीरीज़ कर रहे हैं एक तरीके से, है ना? बायोलॉजी मैंने करा दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसका। और फिजिक्स का आज करा रहा हूँ, ठीक है? फिजिक्स के भी 2 पार्ट आएंगे 50-50 क्वेश्चंस के। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में आप अपना ज्ञान दिखाएं, पढ़ाई को लेकर के ज्ञान दिखाएं। बाकी मुझे पता है आपके पास अथाह ज्ञान है, मेरे पास भी उतना नहीं है ना? भले मैं सीनियर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास उतना ज्ञान उस लेवल, उस तरह का है, उस विषय का है जितना आपके पास में है ना? तो चलिए बिना देरी किए हुए ये 100 का धमाका स्टार्ट करता हूँ। और नाम मैं आज भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग रिस्पांस सही दे रहे हैं, ठीक है? चलिए शुरू करता हूँ। कल के लेक्चर में ज़रूर नाम लूँगा, ठीक है? कल के लेक्चर में तो डेफिनेटली नाम लूँगा, सबका नाम लूँगा मैं एक तरफ से। पहले 5 मिनट सबका नाम लूँगा, सबका अभिवादन करूँगा, उसके बाद आगे चलूँगा। फिर कहोगे यार सर कहते हो करते हो, नहीं तो कल करूँगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ, है ना? आज फिलहाल आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, ठीक है? चलें आगे, आइए। ऐप के बारे में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। नाउ ऑन द स्क्रीन देयर आर 3 क्वेश्चंस, आप आंसर करिए सबका। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, पिछले वाले लेक्चर में लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा फास्ट है, तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूँ। इट्स ओके, इट्स फाइन फॉर मी एंड यू बोथ। चलिए आइए, जल्दी से 3 सवाल हैं, तीनों सवालों का आंसर करिए ज़रा। पहला सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा होता है, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ये शायद मैंने कुछ सवाल इसके कुछ कराए हुए हैं, हो सकता है कि भैया 2-3 रिपीट हो जाए तो रिपीट हो जाए, पर बाकी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, है ना? ठंडी भी लग रही है। चलिए आइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, ज़्यादा समय मत लो यार, है ना? ज़्यादा समय मत लो। दृश्य स्पेक्ट्रम एंगस्ट्रॉम होते हैं सब, एंगस्ट्रॉम, ठीक है? दृश्य स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से कहां तक होता है? 7600 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक सवाल यहां से तैयार करिए। और एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई हो गई? दूरी की इकाई हो गई। बात क्लियर है? विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। क्या होता है एक परमाणु के केंद्र का? तो परमाणु के केंद्र का प्रोटॉन जो है वह क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट होता है, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है परमाणु के केंद्र का, ठीक है? धन आवेशित हिस्सा प्रोटॉन। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, एक ठोस से सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, ठीक है? सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है? क्या कहा जाता है मेरे भैया? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे आपका कैम्फर, कपूर, है ना? कपूर क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लिक्विड स्टेट में नहीं आता। लेकिन आजकल के जो नए आ रहे हैं डुप्लीकेट टाइप, वो उसमें आप देखेंगे तो हल्का लिक्विडिटी भी आपको दिखेगी, ठीक है? तो ये 3 सवाल हुए। आगे आइए, बहुत से लोग सही आंसर कर रहे हैं। 4, 5, 6। चौथा सवाल है, 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर किस शब्द के लिए प्रयुक्त है?
5वां सवाल है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। और लास्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत आराम से देखिए, आंसर बहुत इजीली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की आपकी मैं तैयारी कराए दे रहा हूं यहीं पर, ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक्स और लेकर के नहीं आऊंगा, अभी लेकर के आऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है कुछ लोगों का कहना था कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है, तो खासकर जो है जो आपके ग्रुप की गर्ल्स हैं उनका डिमांड था, फिर कहोगे कि सर गर्ल्स का देख रहे हो बॉयज़ का नहीं, तो बॉयज़ों का भी डिमांड था, है ना। लकी जी हैं, शगुन जी हैं, और भी कई लोग हैं। ठीक है, सबका नाम नहीं मुझे याद है, पर मैं लूँगा, अभी सबका नाम मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो लोग आंसर कर रहे हैं। तो उन लोगों की डिमांड थी, कुछ बच्चे भी थे जो हमारे जैसे विक्रम जी हैं, और एक कौन है, भावना की बक बक करके हैं कोई, वो भी, उनके भी बड़े अच्छा भाई, अब नाम ही इस तरह लिखे तो मैं क्या करूं उसमें, है ना। कई लोग और हैं जैसे राहुल जी हैं, और तमाम तरह के लोग हैं। तो अब यहाँ पे सवाल चल रहा है तो दिमाग में उनके नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन लोग का भी था कि सर एक क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस करा दें, कमेंट सेक्शन में आता था, है ना। तो मैं इसके लिए लेके आया। चलिए फिलहाल पहले इनकी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी बात और करूंगा, फिर आगे चलो। 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का क्या है, 2G 4G वगैरह जो भी है, जनरेशन आता है। क्या कहा जाता है, जनरेशन। जैसे नेक्स्ट जनरेशन, नई पीढ़ी, है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे नई जनरेशन बोला जाता है, नई पीढ़ी बोला जाता है, तो जनरेशन है यहाँ। 2G का मतलब है, जी का मतलब है जनरेशन। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। ठीक है ना, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधे से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, और रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होगा, प्रिज्म से अगर सफेद प्रकाश को गुजारे, श्वेत प्रकाश को गुजारे, तो वह 7 रंगों में बट जाता है। तो ये किया जा सकता है प्रिज्म से, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है, जिसको आप विबग्योर के नाम से याद रखते हो। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला ऊपरी रंग जो बनता है वह लाल बनता है, याद रखिएगा। बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है कि सबसे पहला रंग क्या बनता है, वॉयलेट बनता है, बैंगनी बनता है, भाटा वाला बनता है, वो नहीं बनता है, सबसे पहले टमाटर वाला लाल रंग बनता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वह प्रिज्म के द्वारा किया जा सकता है। याद रखिएगा, प्रकाश में मौजूद जो लाल रंग है, पौधे सबसे ज्यादा उसी को अवशोषित करते हैं। जो लाल रंग है, सफेद श्वेत प्रकाश का जो लाल रंग है, जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज करते हैं पौधे, वह किस रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं, लाल रंग को ज्यादा अवशोषित करते हैं। तो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कृपा करके इनको भी सुनते रहिए, यह भी एक प्रकार की सवाल ही है, आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आइए, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो, किसके, मतलब पृथ्वी, मान लीजिए यह सूर्य है, सन है यह, और ये अर्थ है, अगर अर्थ है, यह पृथ्वी है, तो जब चांद बीच में आ जाता है, मून, तब जाकर के सूर्य पे ग्रहण लगता है। सूर्य पे ग्रहण लगता है ना, ठीक है, सूर्य पे ग्रहण लगता है। तो सूर्य पे ग्रहण कब लगेगा, जब चांद बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, हाँ, मैं ये कहने जा रहा था, देखिए, मैं जितना पॉसिबल हो सकता है सभी कमेंट्स के जवाब जरूर देता हूं। अब भाई, अब गुड इवनिंग कितना गुड इवनिंग करूंगा, है ना। तो जिनका जिन्यून सवाल आता है, मैं जरूर उनको आंसर करता हूं, और कोशिश करता हूं, अगर मेरी कहीं गलती भी रहती है, वो मुझे समझाते हैं तो मैं उसका भी जवाब देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोलते बोलते फ्लो में मैंने कोई चीज भाई आगे की बोलनी थी, पीछे की बोल दी, तो हो जाता है, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे बोलते हैं, तो मैं वहां मानता हूं अपनी बात, ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
तो आप लोग अगर कमेंट करके आपको कुछ भी बात हो तो आप ज़रूर पूछिए, मैं उसमें ज़रूर आपको जवाब दूंगा अगर वह सही रहा तो। गड़बड़ कमेंट आता है तो मैं उसी तरीके से उसका जवाब उसका भी देता हूँ जवाब, ठीक है, और बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। तो आप लोग बहुत से लोग यह समझ चुके होंगे कि अगर आप प्रेम मोहब्बत से पूछेंगे तो मोहब्बत वाले जवाब मिलेंगे, दुश्मनी वाला पूछेंगे तो दुश्मनी वाला पूछेंगे, वो भी बहुत तगड़ी दुश्मनी वाला मिलेगा आपको जवाब, है ना। तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग बहुत डिसेंट हैं, लेकिन फिर भी एक बात कह रहा हूं। चलें आगे, चलिए 3 सवाल फिर से। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस ऊर्जा को? तो मैं यहां इंग्लिश में लिखूंगा, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल ऊर्जा मतलब यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, ठीक है। तो ये सवाल ये रही। नीचे वाली सवाल है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो सबसे पहले ये देखिए, टरबाइन और डायनमो में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये 3 सवालें हैं, जल्दी जल्दी सब लोग अपना ज्ञान प्रदर्शित करें, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएं। संदीप जी, कैन आई हैव सम वाटर? या प्यास लगी है भाई, पिला दो। चले देखिए, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, तो आपको पता है टरबाइन और डायनमो जब घूमेंगे तब जाकर के वह जनरेटर को, वह या तो उस जगह पर कॉइल्स कट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, या टरबाइन किसको घुमाएगा? जनरेटर को घुमाएगा। तो उस दौरान मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? आपकी विद्युत ऊर्जा में। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? आपको पता है, गैलीलियो। न्यूटन ने, आपको पता है, ग्रेविटी। जेम्स वाट, आपको पता है, भाप वाला इंजन, है ना, ठीक है। आगे आइए जरा, 9वां सवाल। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात mv/v, मोमेंटम और वेलोसिटी का, तो v कट गया, क्या बचा? m। अनुपात कह रहा है ना, तो p बराबर mv होता है संवेग, और अनुपात क्या हो गया? अनुपात क्या हो गया? v हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आप जरा देखिए, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? द्रव्यमान आएगा, मास आएगा। नेक्स्ट पेज पर आइए, 3 सवाल आपके सामने हैं, जरा देखिए जल्दी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है? 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। वायु में ध्वनि का वेग अनुमानतः है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जरा जल्दी देखिए। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए जल्दी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है? विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन क्या है? या वेक्टर होती है, सदिश होती है। वेग वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी लिखा है, यह भी वेक्टर होती है। बल, यह भी वेक्टर होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम, यह वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, या स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है बोला है तो आयतन हो जाएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चलाएं तो बिजली खर्च होगी। तो याद रखिएगा, बिजली खर्च होगी, इकाई में लिखा हुआ है, तो ये होता है पावर इंटू टाइम।
क्या होता है? पावर इंटू टाइम, शक्ति गुणित समय, शक्ति गुणित समय। ठीक है, महानुभावों को नहीं समझ में आ रहा होगा सर शक्ति समय का गुणा कह रहे हैं। ठीक, अब क्या करूं उनके लिए? तो पावर इंटू टाइम, कितने वाट का बल्ब है मेरे भैया? 100, और रोज कितने घंटे के लिए चल रहा है? तो 10, तो 10 घंटे के लिए कितना आ गया मेरे भैया? 1000 वाट आवर आया। अब आपको पता है एक यूनिट होती है या एक इकाई होती है कितनी? 1000, 1 किलोवाट कहते हैं उसको। ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं 1 किलोवाट घंटा या 1000 वाट घंटा। ठीक है, तो आप याद देखिए 1000 वाट घंटा आ रहा मतलब एक यूनिट, तो गलती से 1000 मत लगा दीजिएगा या 100 मत लगा दीजिएगा। कितनी आएगी? 1 इकाई आएगी। ठीक है, 1 इकाई, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी आपकी, 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट। वायु में ध्वनि, याद रखिएगा जो बिजली के जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, उसका जो सूत्र होता है वह होता है क्या? शक्ति गुणित समय, और उसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है? किलोवाट घंटा। हमेशा किलोवाट घंटा में लिखा जाता है, वाट घंटा लगा हुआ है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग है कितना है भैया? 330 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए क्लोज वैल्यू लिखा हुआ है ना, वैसे 332 होता है, लेकिन भाई अब आंसर तो करना ही है इस सवाल को, तो जितने लोगों ने 330 किया हुआ था वो सब सही है। तो क्या यह सवाल है, समझ में आई आप सभी लोगों को? चलें आगे, चलिए जुड़े रहो यार, देखो कितने अच्छे सवाल हैं यहाँ पर, है ना। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, पहला सवाल। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? क्लियर है? तुरंत आंसर करिए। चलिए जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जरा देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नाभिकीय विखंडन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। दूसरा होता है नाभिकीय संलयन, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ के परमाणु संयंत्र हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर नाभिकीय विखंडन इस्तेमाल होता है। बहुत ध्यान से सुनिए कि सब सवाल ही बनेंगी। जो हमारे यहाँ पे परमाणु संयंत्र हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं, वहाँ पर नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल किया जाता है, और एटम बम में भी नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात यह, नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा निकलती है वह देखा जाता है सूर्य पर, तारों पर और हाइड्रोजन बॉम्ब में। तो याद रखिएगा संलयन के यह उदाहरण और विखंडन के यह उदाहरण। ठीक है, रेडियो सक्रियता का एक वीडियो मैंने सुपर टेट के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है डेमो के लिए, वह यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको जा करके देखिए एक बार। आपको रेडियो सक्रियता इतने अच्छे से कभी किसी ने पढ़ाई नहीं होगी जिसमें मैंने उसमें इतना अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा भैया? नाभिकीय संलयन। तो यहां से देखिए मैंने कई आपको और बातें बताई। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल जो दिया गया है, भौतिकी का नोबेल जो दिया गया है 1930 में दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। उन्होंने देखा था कि किस तरह से रंग जो है, लाइट मुड़ रही थी और रंगों में बट रही थी। तो अलग अलग इस तरह से लाइट का जो उन्होंने स्टडी किया था, वहां पे रमन इफेक्ट आता है। यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से समझाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको समझाने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो रमन इफेक्ट जो है आपका, वह किसने दिया था? सर सीवी रमन ने दिया था। प्रकाश से ही उसका लेना देना है, और इनको उसी के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एनीमोमीटर क्या नापता है? पवन का वेग। ठीक है, एक आता है नाम वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर नाम आता है। वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है आपका
किसके लिए? वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है आपका पानी के बहाव की गति के लिए। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था मुझसे, वो मैं बताए दे रहा हूं आपको कि सर मीटर और वो मीटर, दो मीटर होते हैं, एक में ER लगा रहता है, एक में RE लगा रहता है, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, हालांकि मैंने उनको कमेंट करके बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों को भी बताए दे रहा हूं। जो ये वाला मीटर होता है METRE और एक जो ये वाला होता है METER, ठीक है। जो मापन वाला मीटर होता है जैसे किलोमीटर वगैरह, वह इसमें RE लगता है, और जो, ठीक है, मतलब जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, उसके लिए METRE लिखते हैं। और जो मापक यंत्र होते हैं जैसे वेंचुरी मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, है ना, बैरोमीटर, ये सब जो है उसमें ER लगता है, उसमें क्या लगता है? ER लगता है। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर जो है आपका पानी की बहाव की गति को नापता है, पर हमारा एनीमोमीटर था सवाल। ठीक है, ये था ये। और प्रकाश की तीव्रता को कौन नापता है? लक्स, लक्स मीटर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्स मीटर कहते हैं, लक्स मीटर कहते हैं उसको। चलिए, आपके फिर सामने 3 सवाल हैं, जल्दी से आंसर करिए। सवाल बोलता हूं मैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए वही सवाल आ गई अभी। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आजकल इसकी बहुत आवश्यकता पड़ रही है, जोड़ा लोगों को, सब झूठ ही बोला जा रहा है, इल्जाम लग जाता है भैया। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तीनों सवाल जरा आपके सामने, जरा देखिए। अरे भैया पानी भी ऐसा लग रहा है कि फेफड़े जमा देगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चले, चले, हो गया भैया, बहुत टाइम हो गया। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, एनीमोमीटर पता ही लग गया। ठीक है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर नहीं है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर आपको पता ही है, कैलोरीज नापने के लिए, ऊर्जा नापने के लिए। झूठ का पता लगाने के लिए भैया पॉलीग्राफ ले लो जिसको लेना हो। ठीक है, पायरोमीटर ताप नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, पायरोमीटर ताप नापने के लिए इस्तेमाल होता है ना। और जरा लास्ट वाले का आंसर बताइएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, जरा बताइए आप सभी लोग। चलिए, अपकेंद्रण, अपकेंद्रण, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन पर अभी जब मैं फिजिक्स थोड़ी सी और आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह क्या होता है। फिलहाल याद रखिएगा। ठीक है, पायरोमीटर ताप, अच्छा ये गायरोस्कोप ने इसको एक्चुअली जायरोस्कोप यहाँ पे लिख लीजिए। जायरोस्कोप वेग नापने के लिए इस्तेमाल होता है, जो बहुत तीव्र वेग होता है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तीनों सवाल देख लिया आपने। चलिए जल्दी जल्दी आइए, बताइएगा जरा। 19, 20, 21 पदार्थ के संवेग। देखिए और हो सकता है लोग, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो क्या काम करते हैं, एक स्लाइड पे एक सवाल लगते हैं बड़ा बड़ा। जरूरत नहीं यार, आप 3 सवाल इकट्ठा देखो ना, क्या मतलब, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। जो लोग अब जैसे मेरा लेक्चर क्यों इतना जल्दी हो जा रहा है, वो क्योंकि एक पेज पे 3-3 सवाल हैं। अब वो 3 सवालों के लिए 3 पेज खोलेंगे, 50 स्लाइड खुलेंगी, है ना। मेरे लिए 10 ही 20 स्लाइड में काम हो जाता है। ठीक है,
मुझे कंटेंट देने से मतलब है, समय पास थोड़ी करना है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? यार ये तो हो चुका है सवाल, द्रव्यमान मैंने बता दिया है, कोई बात नहीं है। प्रक्षालन मशीन, देखिए फिर वही सवाल वो आ गया है वैसे। अपकेंद्रीकरण और हवाओं में ऊर्जा क्या होती है? हवाओं में ऊर्जा केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों, ठीक है। तो याद रखिएगा हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो आपकी इस पेज पे केवल यही एक 21वां सवाल काम का था, बाकी 2 रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पर आते हैं। ये आइए भैया, यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताऊंगा। पेंडुलम घड़ी का मतलब होता है सरल लोलक घड़ी, सरल लोलक घड़ी। आइए भैया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन, चार्ल्स बबेज, जॉन एडम्स। आपको पता है आइजैक न्यूटन महोदय ने दिया। किसने दिया? आइजैक न्यूटन महोदय ने दिया। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0, अपरिवर्तित, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है, सभी गलत हैं। इसका सवाल, इस सवाल का आंसर बहुत से लोग गलत देंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0 हो जाता है, अपरिवर्तित, चेंज नहीं होगा, भार वही का वही रहेगा, जो ऊपर था वही नीचे भी आके होगा, परिवर्तनशील, परिवर्तन हो जाएगा, या सभी गलत लिखा हुआ है। जब कोई वस्तु गिराई जा रही, भैया ये मैं कह रहा हूं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, मैं कहीं और लेकर के नहीं गया हूं, चांद वांद पे नहीं गिराया हूं, बस ये, ठीक है। ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं आप, तो क्या होगा उसके भार में? परिवर्तनशील है भैया। जितने लोग कह रहे हैं अपरिवर्तित है, देखिएगा द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, केवल द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान फिक्स होता है। मेरे लेक्चर में मैंने बोला हुआ है यार, आप लोग सुनेंगे तब ना, जा करके कोई देखेगा चैप्टर पिछले वाले, तब ना, तब तो समझ में आएगा कि सर ने किस तरह समझाया है। द्रव्यमान फिक्स होता है, पर भार, मैंने ग्रेविटी इतना अच्छे से पढ़ाया है, जाके उसमें देखिए आप, समझाया हुआ है मैंने चीज। ऊपर से नीचे अगर कोई चीज गिर रही है तो आपको पता है नीचे से ऊपर जाने पे जी का मान क्या होता है? घटता है। तो उस समय भार क्या होता है? भार, वेट, W बराबर mg होता है। तो क्या भार जी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी पे निर्भर कर रहा है ना। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जी का मान, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो जी का मान बढ़ रहा है। तो जब जी का मान बढ़ रहा है तो क्या भार परिवर्तनशील नहीं होगा? बिल्कुल होगा परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील होगा, चेंज होगा। अच्छा, यहां पर एक एक सवाल और मैं पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, देखूं कैसे लोगों को पता है। मैं अपनी छत पे खड़ा हूं, मान लो छत मेरी जो है 4-5 मंजिले का मेरा घर है, ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या काम किया है, एक 5 किलो का बटखरा जिससे तौला जाता है, गांव वगैरह में आता है, और दूसरा 2 किलो का, ठीक है, 5 किलो का, 2 किलो का, मैंने दोनों को एक साथ छोड़ा है। कौन जमीन पर सबसे पहले टकराएगा? फिर से सवाल, ऑप्शन जरूर लिखिएगा, केवल ऐसे लिखिएगा 5 किलो वाला या 2 किलो वाला। एक 5 किलो का है, एक 2 किलो का है, दोनों को उतनी ही हाइट से अपनी छत से मैंने छोड़ दिया है, नीचे कोई था नहीं, ठीक है, तो छोड़ दिया है और वह गया है नीचे। 5 किलो वाला पहले जमीन पे टकराएगा या 2 किलो वाला? कमेंट सेक्शन में जरा आंसर करके बताइए। तो अब मैं इस वजह से इन चीजों को समझा रहा हूं कि अभी भी यह एक सवाल बन जाएगी आपके, है ना। चलिए
तो जरा बताएं भैया, 5 किलो वाला, 2 किलो वाला, या दोनों एक साथ आएंगे? ये भी लिख सकते हो, दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक साथ जमीन को टच करेंगे, या 5 किलो वाला पहले आएगा या 2 किलो वाला पहले आएगा, या दोनों नहीं आएंगे, दोनों निकल जाएंगे अंतरिक्ष में। ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है उसमें। तो मेरे भैया, पृथ्वी पर माध्यम मौजूद है, गुरुत्वीय बल मौजूद है, इस वजह से 5 किलो वाले पे बल ज्यादा लगा रही है पृथ्वी खींचने पर, तो 5 किलो वाला जो वस्तु है वह जल्दी पृथ्वी पर आएगा। ठीक है, 2 किलो वाला उससे बहुत कम लेट लेगा, बहुत माइनर सेकंड का भी लेट लेगा, लेकिन लेगा जरूर। फाइन। तो सबसे पहले पृथ्वी पे टकराने वाला क्या हो जाएगा आपका? 5 किलो वाला हो जाएगा, क्योंकि जी के ऊपर निर्भर कर रहा है, यहां जी है। यही सवाल अगर मैं पलट देता कि पूरा निर्वात होता और दो चीजों को, दो ऐसे, इन्हीं को 5 किलो को और 2 किलो को छोड़ा गया है, तो ये बताइए कि जमीन पे सबसे पहले कौन आएगा? कि पूरा निर्वात मान लेते हैं तो, वैक्यूम मान लेते हैं तो इस केस में दोनों नीचे एक साथ आएंगे। तो याद रखिएगा, अगर निर्वात नहीं लिखा है तो जो भारी वस्तु है वह सबसे पहले आएगी, और अगर निर्वात लिखा है सवाल में, पूरा सराउंडिंग निर्वात है, वैक्यूम है, तो दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे आएंगी। फाइन, समझ गए आप सभी लोग? बहुत से लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन होगा, ये मैंने यहां क्लियर करा दिया है ना। चलिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कहां, कब? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत में, वर्षा ऋतु में, गर्मियों में, ठंडियों में, बसंत में, सदाबहार, वर्षा, टिप टिप बरसा पानी। तो आपको पता है 2 पाई रूट में L/G फॉर्मूला होता है किसका? सरल लोलक के आवर्तकाल का, टाइम पीरियड का। ठीक है, अब भैया गर्मियों की बात हो रही है, तो अगर गर्मियों में ये जो लंबाई होती है इसकी, गर्मी बढ़ती है तो आपको पता है मेटल हल्का फैलता है तो लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा मतलब जो 60 सेकेंड होने चाहिए थे 1 मिनट को पूरा करने के लिए, अब वह 60 सेकेंड से ज़्यादा लेगी 1 मिनट को पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब घड़ी तो लेट हो जाएगी। लेकिन सर्दियों में क्या होगा आपको पता है, धातुएं सिकुड़ती हैं ठंडी की वजह से, पूरा पढ़ाया हुआ है, जाकर के सुनिएगा, ऊष्मा में तो समझ में आएगा। तो वहां पर क्या होगा, यह भी क्वेश्चन मैंने वहां डील किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो यहां पर अब जब क्या हो रहा है कि ठंडियों में सिकुड़ जा रहा है, और सिकुड़ने की वजह से समय क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, और समय कम हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है मेरे भैया? घड़ी फास्ट हो जा रही है। तो घड़ी तेज गति से कब चलेगी? शीतकाल में। फाइन, चलिए 3 सवाल आपके सामने। नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स कहते हैं नैनो द्रव्यों में वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? जल्दी से आंसर करिए सब लोग। जल्दी आंसर करिए। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब यार महत्वपूर्ण गुण तो तकरीबन सभी हैं, बल भी होता है, दाब भी है, तापमान भी है, घर्षण नहीं होता है बस।
देखिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा मुझसे यहाँ लिखा गया है। एक्चुअली मैं इसको फिर किसी दिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली यहाँ सही से लिखा नहीं है ना कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। ये नैनो पार्टिकल्स में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी इस क्वेश्चन को जाने दीजिए, आप 26 और 27 में आंसर करिए बस। वो सही से लिखा नहीं है सवाल। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? भार। मात्रा चेंज कर देंगे, मान लीजिए द्रव्यमान अगर उसका बदल, मात्रा चेंज कर दे रहे हैं, इसका मतलब द्रव्यमान चेंज कर रहे हैं, तो ये तो परिवर्तित हो जाएगा। और mg होता है क्या? भार। तो अगर द्रव्यमान m बदल रहा है तो क्या होगा? भार भी बदलेगा, तो ये भी है। और द्रव्यमान बदल रहा है, भार बदल रहा है, ठीक है, और आयतन भी बदल रहा है। भाई जब आप मात्रा बदल लें तो आयतन भी बदल जाएगा। लेकिन उस वस्तु की जो डेंसिटी है, मान लेते हैं ऐसे कह लीजिए लोहा है, ठीक है, लोहे में आप और लोहा मिला दीजिए उसी तरह का, तो जो लोहे का खुद का घनत्व है, जो उसके पार्टिकल्स वहां जुड़े हुए हैं, ठीक है, वह क्या काम करेंगे? वह घनत्व नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्या नहीं चेंज होता है? घनत्व नहीं चेंज होता है, डेंसिटी नहीं चेंज होती है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो जो मेन उनका है रीजन, जो तैर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो ताप के डिफरेंस के कारण जाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जाते हैं। कई लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए आगे आइए, जल्दी आइए, 50 क्वेश्चन की सीरीज है यार। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, जिससे मक्खन वगैरह निकालते आपने देखा होगा, लेके मथनी से, है ना, गांव वगैरह में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, जल्दी बताइए। चले तो भैया टेक्नीशियम, देखिए नाम ही ऐसा है। तो कृत्रिम रूप से उत्पादन किसका किया गया था, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, टेक्नीशियम। मथने के पश्चात क्रीम किसकी वजह से अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है पूरा, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, दो प्रकार के बल होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफेटल, ठीक है। आपको यहां पर अपकेंद्रीय बल है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है? आपको पता है, निर्वात में। बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं यार। एक बार जो भी मैं एक्स्ट्रा भी अगर आपको बता रहा हूं वो भी आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा जानबूझ के समय लेके कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता था, तो समय लेकर के अपना आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं आराम आराम से चल रहा हूं थोड़ा, ठीक है। चलिए, एंगस्ट्रॉम इकाई है, आवृत्ति को नापा जाता है, विद्युत शक्ति की इकाई है। भैया अब इसमें गलती मत करो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ। पहले का आंसर एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। आवृत्ति हर्ट्ज में, यहीं अगर रेडियन पर सेकेंड लिखा होता तो वह भी हो जाता, रेडियन पर सेकेंड लिखा होता तो वह भी हो जाता। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर किस में लिखी जाती है? वाट में। कूलाम किसका है? आवेश का है। वोल्ट किसका है? विभव का है। धारा किसका है? एम्पियर का है। तो यहां से देखिए और भी सवालें बन गई। धारा की यूनिट एम्पियर, विभव की यूनिट वोल्ट, आवेश का मात्रक कूलम और विद्युत शक्ति वाट। नेक्स्ट आइए, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में। उस दिन मुझसे सवाल एक गलत हुई थी, आप लोग को याद होगा, गलती से मैंने क्या लगा दिया था? 102 लगा दिया था। आंसर शायद 104 आएगा उसका, है ना। तो क्या था भैया? C/5
इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9, है ना। तो यह बताइए फारेनहाइट स्केल 40 डिग्री को रखिए जरा, 40 डिग्री रखिए, 40/5 बराबर एफ माइनस 32। भैया ये फॉर्मूला जितने लोग नए हो वो देख लें, c/5 बराबर एफ माइनस 32/9, c है डिग्री सेल्सियस में, एफ है फ़ारेनहाइट में, बटा 9। यहां से गुणा करके निकालते हैं जरा हम लोग। ठीक है, अब जरा इसको इधर ले आते हैं। ये आया आपका कितना उस दिन, अच्छा ठीक है, मैं निकाल रहा हूं तो कोई यह दिक्कत ही नहीं है। 360 में से 160 को घटाइए, कितना आएगा मेरे भैया 200, 200/5 बराबर है। फिर गलत होगा तो फिर आंसर लिख लेना यार, ये ठीक है। गड़बड़ आ रहा है कुछ, अच्छा जुड़ेगा ये, सॉरी, यहाँ घटने की बजाय जुड़ेगा। देख लो मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है भैया, है ना। तो ये आया 0, 6 6 12, ऐसे लगा 1, तो 3 2 5, 520/5, तो ये आएगा 104। कितना आएगा 104। ठीक है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? वोल्ट मीटर से, अमीटर से, वोल्टामीटर से, पोटेंशियोमीटर से। अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फाइन टू ऑल ऑफ यू। चले आगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? अच्छा ये देखिए, ये सवाल मैंने क्लास में 10 बार कराई है, अभी जेल वार्डन में यही सवाल उतर के आई है, सेम टू सेम यही सवाल उतर के आई हुई है। और ये स्लाइड मेरे पास पता नहीं कितने दिन की रखी हुई है ना। और मैंने क्वेश्चन इसका पहले भी कराया हुआ है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। अभी जेल वार्डन में एक हूबहू ऑप्शन भी यही रखे थे उन्होंने, ऑप्शन भी यही रखे हुए थे। ठीक है, तो किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। बहुत से लोग हाइड्रोमीटर लगा दिया, ध्यान से सुनोगे नहीं तो क्या आ जाएगा। तैराव का सिद्धांत, तैराव के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तैरने वैरने, पानी से कौन रिलेटेड है? न्यूटन है, गैलीलियो है, रॉबर्ट कोच है, आर्किमिडीज है। पानी वगैरह से, बल वगैरह पे लगता है जो पानी में, वो किससे कौन रिलेटेड है? आर्किमिडीज है। देखिए, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? हाइड्रोजन बम का विकास शायद ऑटो हन ने किया था क्या? देखिए मुझे इसका कंफ्यूजन है, मुझे इसका थोड़ा सा डाउट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो यार, मैं यहीं से ओके कर दूंगा। फिर आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आंसर करिए। हाइड्रोजन बम का किसने किया था डिस्कवरी? मुझे थोड़ा सा डाउट है इस वजह से। टेलर जी हैं। ओके ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं टेलर हैं, मैं आंसर भी मानने ले रहा हूं, सही भी लग रहा है मुझे ये। ठीक है, अब इंसान हूं, कुछ चीजें नहीं याद आती हैं तो गलत थोड़ी बता दूंगा आपको यार, याद है। ठीक है, तो एडवर्ड टेलर। ठीक है, क्या हुआ, बहुत जल्दी में तो नहीं हूं, चलूं आगे? इतना अच्छा आंसर कर रहे हो यार सब लोग, मजा आ रहा है ना। शेविंग ब्रश को धोने के बाद उसके बाल, जो उसके रेशे रहते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं। किसकी वजह से? श्यानता की वजह से, घर्षण की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी है, यह लिखा है विस्कोसिटी, अंग्रेजी वाले देख लें। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। जल्दी से आंसर करो यार सब लोग। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह सवाल है। प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कौन सी गैस है, जरा जल्दी बताएं।
तो भैया देखिए पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। महिलाओं वगैरह के बाल वगैरह भी जब भीग जाते हैं तो वो लोग क्या काम करती हैं, ब्लोअर वगैरह ले करके सुखाती हैं, ठीक है। बहुत जल्दी रहती है, कहीं जाना वाना रहता होगा तो जो है ब्लोअर से सुखाती है बाल, क्योंकि बाल आपस में क्या रहते हैं, सटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है। लड़कों के बाल छोटे होते हैं, नान भर के रहते हैं, तो कोनो के होबे ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे ही हैं, देखिए जो भी बचे खुचे हैं, तो अब क्या काम करता है, पानी लिया नहीं, चिपकाया नहीं कि चल दिए, बस उतना ही काम होता है ना। आगे अच्छा, गर्म करने पे क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो बाल अलग अलग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, गर्मी बढ़ाने पर, जल को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। और वैसे क्या रहता है, ब्रश जो चिपक जाते हैं उनको, ठीक है, वह पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर पृष्ठ तनाव होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आपको मालूम है, आइंस्टीन महोदय ने दिया था। प्रकाश सजावट वगैरह के लिए मैंने अच्छा, शायद अभी आपने हाइलोजन वाला वो लेक्चर आने वाला है, देखिए कब प्रीमियर होने वाला है। वह हाइलोजन वाले में मैंने पूरा समझाया हुआ है कि किस तरह से, और इससे पहले भी मैंने समझाया हुआ था एक क्लास में कि नियॉन वगैरह जो है, जो सजावटी लैंप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, नियॉन, याद रखिएगा। नियॉन जो है खासकर रेड लाइट जो निकालने के लिए वह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे आइए, एक एंडोस्कोप है, संकीर्ण दूरदर्शी, कैमरे का प्रकाश, सरल सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, पूर्ण अभ्यंतर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश तंतु मतलब यार इसको आप ऐसे करिए, ऑप्टिकल फाइबर कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। मैं लेके आने वाला हूं इसके ऊपर वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा, उसमें प्रकाश में बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, याद रखिए। जल्दी आंसर करिए सब लोग कमेंट सेक्शन में। अब बैठे हो तो कुछ तो फायदा उठाओ ना। चलिए, एक एंडोस्कोप होता है, इनमें से कोई नहीं। एंडोस्कोपी होती है, आपको पता होगा, पतली पाइप नली जिसके आगे छोटा सा कैमरा लगा रहता है, वह डाला जाता है आंतरिक भागों की जांच के लिए, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस को एंडोस्कोपी कहते हैं, और जो पूरा सेटअप रहता है उसको एंडोस्कोप कहते हैं, फाइन। तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था, जिनमें से कोई नहीं है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR पे काम करता है। इसको बेसिकली जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके लैन वैन वायर्स जो लग रहे होते हैं, जिससे फ़ोन और इंटरनेट केबल्स जो होती हैं वहाँ पर इस ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इसमें सिग्नल भेजने के लिए सबसे कम एनर्जी खर्च होती है। दूसरी बात यह है सिग्नल बहुत तेज़ गति से जाता है, और तीसरी बात यह है कि सिग्नल का कोई भी हानि नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है, बिखरता नहीं है। 100% एक जगह से भेजा जाता है तो रिसीविंग एंड पे 100% पहुंचता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जा रहा होता है मेरे भाई, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर कोई बदलाव नहीं होता है। याद रखिएगा, आवृत्ति पर कोई बदलाव नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो वह अपना रास्ता बदल लेता है, हल्का मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। इस पूरे प्रोसेस को अपवर्तन कहा जाता है। और अपवर्तन में जो प्रकाश का वेग है वह तो बदलता ही बदलता है, साथ में तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, लेकिन आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात याद रखिएगा। तो प्रभाव दो चीजों के ऊपर पड़ रहा है, एक वेग के ऊपर और दूसरा तरंगदैर्घ्य के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, लेकिन फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जल्दी आइए, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जल्दी से बताइए। इसके बाद त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, और गहराई बढ़ने के साथ दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए।
ठीक है, चलें आगे, कर लो आंसर कर लो। मृग मरीचिका है ना, आपने सुना होगा, मृग तृष्णा भी बोलते हैं आपको, जहां पर ज्यादा गर्मी रहती है, पानी वगैरह दिखती है, वह किसकी वजह से होता है यार? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। जब मैं क्लासेस लूंगा तो मैं आपको एग्जाम्पल से उसमें करवाऊंगा, बहुत बेहतरीन होती है प्रकाश की क्लास, वो लेने वाला हूं, बहुत जल्द लेने वाला हूं, ठीक है। त्रिविमीय चित्र, 3D फिगर्स, 3D फिगर्स, ठीक है। 3D फिगर चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। होलोग्राफी, ठीक है, होलोग्राफी। और गहराई बढ़ने के साथ दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? mgh, गहराई बढ़ रही है तो दाब भी क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है दाब, गहराई के साथ दाब बढ़ता है, इसलिए सी डाइवर्स वगैरह प्रॉपर सूट पहन करके नीचे जाते हैं। फाइन। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी पृथ्वी से दूरी, उससे उसकी सूर्य से दूरी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है और प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। जल्दी आंसर बताइए। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, उसका टेम्परेचर क्या है वो उस पर निर्भर करता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है क्या? धूल कण वगैरह जो है, ठीक है, इससे प्रकाश डिस्पर्स हो जाता है, रेडिएट, फैल जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ठीक है, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से, आयाम से, ठीक है, तो उसकी तीव्रता से, ठीक है, तीव्रता से। और तीव्रता उसके क्या रहेगी? प्रोपोर्शनल रहेगी उसकी इंटेंसिटी के। तो आपने सारे सवाल देख लिए, बहुत से लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया हुआ है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एक ठीक ठाक स्थिति में है ना। देखिए क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर के आना चाह रहा हूं कि जो आपने ना देखे हो पहले, है ना, ताकि आप बहुत सी चीज़ आप देखते आए हो यार, आपको मालूम है, फिर कहोगे अरे सर ये तो वही रटा रहे हैं आप। मैं वो चीज़ें लेके आना जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग खपे, है ना, उड़े ना, आपके रेंज में रहे, आपके सिलेबस के रेंज में रहे, वो चाह रहा हूँ, है ना। बाकी तो मैं लेकर के आ जाता, भैया बताओ प्रकाश मतलब बल्ब में कौन सा लगाते हैं, फिलामेंट लगाते हैं, है ना, और दूसरे और भी कई तरीके के सवाल हैं, जैसे लेंस वगैरह के सवाल हुए, दर्पण के सवाल हुए, सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत लोगों को रटी रहती हैं, उनको भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक के साथ ही कराऊंगा। ये सब लेके आया हूँ, आप अलग से समय दे रहे हो तो यार अलग से कुछ फ़ायदा मिले आप सभी को, है ना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा यार, उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए, और फिर नेक्स्ट इसका पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, आपका कल ही आ जाएगा जहाँ तक है ना। आप इसको देखिए, अब मान लीजिए कल नहीं भी आएगा तो परसों आ जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आ जाए, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, खा पी लीजिए। और क्या कह रहा था? और कुछ नहीं, बस इतना ही बहुत हो गया, ठीक है। चलिए चलता हूँ, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, बाय।